पर पाकिस्तान के कुछ नौजवान जो बैरून मुल्क अपने रोज़गार के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जाना चाह रहे थे, वो नौजवानों ने लोगों को अपनी वीडियोज़ के ज़रिए पैगाम दिया कि इलीगल तरीके से मत आइए, इसमें आपकी जान जा सकती है। कि कैसे लॉन्चों में लोगों को भरा जाता है और इंसानों के साथ जानवरों का सा सलूक किया जाता है। को देखें कि सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं और अक्सर ये भी होता है कि लोग अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। होगा या आपकी नज़र से वो वीडियोस गुजरी होंगी कि जिस तरह से एक कंटेनर के अंदर वो सैकड़ों की तादाद में लोगों को डालते हैं, ईरान ले जाते हैं या वहाँ से आगे टर्की ले जाते हैं। तो जाहिर है कि हर कंट्री का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करना कोई इजी नहीं है। अब इतना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एवरीथिंग इज़ इन योर एक्सेस ऑन अ सिंगल क्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं गूगल विद चुगताई। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। पिछले दिनों देखने में आया है, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आई जिसमें इलीगल तौर पर पाकिस्तान के कुछ नौजवान जो बैरून मुल्क अपने रोज़गार के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जाना चाह रहे थे, वो नौजवानों ने लोगों को अपनी वीडियोज़ के ज़रिए पैगाम दिया कि इलीगल तरीके से मत आइए, इसमें आपकी जान जा सकती है, इसमें आपका पैसा ज़ाया हो सकता है। इस सिलसिले में गूगल विद चुगताई की टीम ने एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने का ठाना और हमने रब्ता किया जमाल अरशद साहब से। जमाल अरशद साहब से हम आज ये पूछेंगे कि इलीगल तरीके क्या होते हैं, लीगल क्या होते हैं और कैसे ये झांसे में लेकर आते हैं इलीगल एजेंट्स। तो ये प्रोग्राम शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको नॉलेज भी मिल सके और इसके साथ साथ आपके शऊर और आगही में इजाफा हो सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रिया, आपने एक बड़ा सेंसिटिव इशू जो है हाईलाइट किया। आजकल हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान नस्ल है, वो जो बाहर जाने के चक्कर में इस तरह के टाउट्स और इस तरह के जो एजेंट्स हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने बाहर भेजा है और वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बट उसमें कुछ लोग हमें इस तरह के भी अप्रोच करते हैं जिनके साथ कुछ मिसहैप्स हुए होते हैं। उसमें यह है कि उनको कुछ लोग पैसों के लालच दे करके, ज़ाहिर है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, कुछ सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उनको यहाँ से इलीगल तरीके से ले जाते हैं। उसमें ये होता है कि जी यहाँ से वो कराची ले जाते हैं, वहाँ से फिर उनको बाय सी या किसी और रूट से वो बाय रोड जो है बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, लॉन्चों के ज़रिए चले जाते हैं। फिर वो आप इवन इसको आप ख़ुद भी आपने देखा होगा या आपकी नज़र से वो वीडियोस गुजरी होंगी कि जिस तरह से एक कंटेनर के अंदर वो सैकड़ों की तादाद में लोगों को डालते हैं। उसमें ये है कि आपको देखें कि सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं और अक्सर ये भी होता है कि लोग अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। उसके बाद वो उनको यहाँ से ईरान ले जाते हैं या वहाँ से आगे टर्की ले जाते हैं। तो जाहिर है कि हर कंट्री का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करना कोई इजी नहीं है। आप अनमीनफुल पर्पसेस के लिए अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो लाजमी बात है कि जो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने तो आपको इंटरोगेट प्रॉपर्ली करना है। समटाइम्स आपको जाने देते हैं, नहीं जाने देते। तो लोग ऐसे होते हैं कि जो काम आपने यहाँ से जहाज़ पे बैठ के 8 घंटे में करना है एक फ़्लाइट में, उस पर कई महीने इवन कई साल लग जाते हैं और लोग तब भी वहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं पहुँच सकते। दूसरी बात उसमें ये हो जाती है कि लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे उनको पे कर देते हैं। उन्होंने सारे पैसे ले लिए, इवन उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि हमने आगे जाके करना क्या है, कोई उनकी अप्रोच वहाँ पर नहीं है कि आपको काम वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने रहना कैसे है, तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन उसकी नहीं है। जी ख़वातीन हज़रात, जमाल अरशद साहब से हम क्वेश्चन करेंगे कि जमाल अरशद साहब, ये लीगल आपने इलीगल वे बता दिया है कि कैसे लॉन्चों में लोगों को भरा जाता है और इंसानों के साथ जानवरों का सा सलूक किया जाता है। अब आप हमें ये बताएं कि कोई शख्स जो बाहर जाना चाहता है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी तालीम के लिए या अपने रोज़गार के लिए, तो उसका क्या चैनल होना चाहिए, लीगल प्रोसेस क्या है, इसमें कितना टाइम लग जाता है, कितना ख़र्चा आ जाता है, ताकि लोगों में ये शऊर और आगही आ जाए। आप चूँकि ये काम कर रहे हैं
और अगर आप ये चाहेंगे तो मैं आपका नंबर भी इस वीडियो में ऐड करूंगा ताकि लोग आपसे जान सकें कि ये तरीक़ाकार है क्या प्रॉपर और इसका क्या हमें फ्यूचर में क्या गोल्स हो सकते हैं। इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने जैसे पूछा कि आप मेरा नंबर यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, जिन लोगों को कोई भी एडवाइस या कोई भी गाइडलाइन चाहिए होगी तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मुझे फ़ोन कर लें और जो मेरे नॉलेज का होगा मैं इंशाल्लाह उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, अब देखें कि इतना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एवरीथिंग इज़ इन योर एक्सेस ऑन अ सिंगल क्लिक। आप एक कोई भी चीज़ आपको यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसके क्या क्राइटेरिया है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली आपकी फ़ंडिंग कैसे होनी है, उसकी आपने फ़ीसेस कितनी पे करनी है, आपका कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाता है आपका वीज़े का क्राइटेरिया। अगर आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, कहीं रोज़गार के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, यूरोप की, कनाडा की, अमेरिका की, वो हर मतलब कि जो आप देखें कि कंट्री की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर सारी उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई है, क्या रिक्वायरमेंट है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि ठीक है जी हमें कोई रिसर्च ना करनी पड़े। बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ें खुद हाईलाइट करें, खुद इसके बारे में जितनी भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, ताकि आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है, लीगल करनी है, ताकि आपको कल को वहाँ पे कोई इशू ना हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेटेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी अच्छी गुडविल है। आप इवन डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी उनको अपना पार्टनर बनाया हुआ है कि वो यहाँ से उनको क्लाइंट्स देते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से उनको गाइड करते हैं और उनकी जो है डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करते हैं। जी जमाल अरशद साहब, अगर एक स्टूडेंट MBBS करना चाह रहा है फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप एक एक चीज़ बताएं, पासपोर्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि वो अपना पैसा गलत हाथों में ना दें, लीगल तरीके से काम करें। तो हमें स्टूडेंट की एग्जांपल हमें बताएं आप काइंडली सर। जी आपने बहुत अच्छी बात की। मैं अभी आपको बल्कि बता दूं कि रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स MBBS के लिए ही गए हैं और मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को MBBS के लिए ही भेजता हूं। उसमें मैं सबसे पहले बता दूंगा मैं भेजता कहाँ पे हूँ, तो उसमें हम सेंट्रल एशिया में भेजते हैं और मैं ये भी बताता हूँ कि हम वहाँ पे क्यों भेजते हैं। उसमें हमारी मतलब कि रशिया भी है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है और कज़ाकिस्तान है और एक दो कंट्रीज़ और भी उसमें हैं। अच्छा जी, हम बच्चों को वहाँ पर भेजने का क्या मकसद है? उसका सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले तकरीबन साल डेढ़ से जब से कोविड आया तो ज़ाहिर है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, कोई मेरिट नहीं रहा और सारी चीज़ें, बच्चे फिर विदाउट एग्ज़ाम पास हुए और फिर यहाँ पर जो जितने बच्चे उन्होंने प्रमोट कर दिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान में एडमिशन अब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की उनका जो मेरिट है वो 95% से नीचे नहीं आता। तो ज़ाहिर है कि जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना है या जो बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो मेरिट पे पूरा नहीं उतर सकते, तो उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि प्राइवेट, हम प्राइवेट करवा दें। अब प्राइवेट एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है MBBS के लिए, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिलियंस ये यहाँ पर लग जाता है, तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक। हाँ, तकरीबन आपका 5 साल का, दैट इंक्लूड्स योर ट्यूशन फ़ी, आपका हॉस्टल या अकोमोडेशन करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, फूड शूड में सारी चीज़ें मिला के कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल का बोर्ड जो PMDC था पहले, वो फॉर्म होके PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बन गया। उनकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट हो गई। उसमें ये था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, जो बाहर से लोग पढ़ के आते थे, उनको यहाँ पर आकर NLE एग्ज़ाम पास करना पड़ता था, जो कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम था प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान के लिए। तो उसमें अब इस तरह से हुआ कि अब उन्होंने कर दिया कि जो बच्चे यहाँ पाकिस्तान से इवन पढ़ के जाएंगे, MBBS करेंगे, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से करेंगे, उनको भी वो सेम एग्ज़ाम ही पास करना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। बट बाहर से जो करके आएंगे उनका एडवांटेज ये होगा कि जितने पैसों में उन्होंने पाकिस्तान से करना है, उससे हाफ पैसों में, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो 40 से 50 लाख में अपना MBBS कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि बच्चे बाहर जब जाते हैं तो एक आपको फील ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहली बात ये है कि बड़ी छोटी सी एज होती है उनकी। FSC बच्चा जो करता है 18-20 साल की उम्र का है, तो जब वो बाहर जाएगा तो उसको पता है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। दूसरे बच्चे पूरी दुनिया से आए होते हैं, उनको देखा देखी एक उनको फील ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, थोड़ी सी फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मज़ीद ये है कि वहाँ पर फिर उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फिर इंटरनेशनल फैकल्टी है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है।
फिर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन यूनिवर्सिटीज़ ने आपको जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तीसरे साल से ऑनवर्ड जो NLE एग्ज़ाम यहाँ पे पास करना है उसकी तैयारी वो शुरू करवा देते हैं, ताकि बच्चा यहाँ पर आए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वो फर्स्ट स्टेप में अपने एग्ज़ाम जो है बुक करे और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करे या जॉब करनी है जो करे, जो उसके लिए बेहतर है। मज़ीद उसका जो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन ख़र्चा जो है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली उनका सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो आपको पहले सेमेस्टर का तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार डॉलर्स का खर्चा आता है। उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट ही होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार आप अगर लगा लें तो इसमें आपका एडमिशन भी हो जाता है, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है और बाकी चीज़ें जो है हॉस्टल भी है, मेस भी है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये करके तो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपकी कोई 2000 से 2500 डॉलर्स ये पर 6 मंथ्स का मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका हॉस्टल भी है, मेस भी है, वहाँ की जो लाइब्रेरी वगैरह होती है सारी, मेडिकल है वहाँ की पुलिस रजिस्ट्रेशन होती है, 100 तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सर जमाल साहब मुझे ये भी बता दें कि जो बच्चा FSC कर के पास हो गया है तो क्या हमारे यहाँ पर तो एक मेरिट का सिस्टम है, 95%, 96%, 98% तक गया इस बार, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में क्या मेरिट होता है सर? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने MBBS के लिए या डॉक्टर बनने के लिए जो मेरिट रखा हुआ है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, वो उन्होंने 60% रखा हुआ है। आपके जो FSC है या इंटरमीडिएट में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 60% होने चाहिए। उसके बाद फिर बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट है। जैसे अब पाकिस्तान में है कि आपके बच्चे के 90% मार्क्स आ गए हैं, उसके साथ उसने MD कैट में अपेयर होना है, ठीक है, एंट्री टेस्ट में। अच्छा, अब इस दफ़ा इस तरह हुआ है कि 2021 का जो लास्ट सेशन था उसमें बच्चों के मार्क्स जो थे FSC में तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन MD कैट में जो थे वो उसका पासिंग मार्क्स भी नहीं आए और उनका एडमिशन नहीं हुआ। वो रिपीट कर रहे हैं या बच्चे बाहर से कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पर आपका जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 60% आपके FSC में मार्क्स होने चाहिए, इस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और बाकी वो उसकी डिग्री को ये PMC एक्नॉलेज कर रहा है। इवन जो इंस्टीट्यूशन जिनसे हम करवा रहे हैं वो PMC की वेबसाइट पर बाज़ाब्ता तौर पर उनकी लिस्ट में ये इंस्टीट्यूशन सारे शामिल हैं। उसमें लिस्ट A भी है, लिस्ट B भी है, और जो उसके अकॉर्डिंगली जो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं और बच्चे वहाँ पे जाते हैं। लड़कियाँ बेसिकली बच्चियाँ जो हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो उनको इनकरेज करूँगा कि यहाँ खानेवाल जैसे शहर में मैंने मतलब कि पिछले सेशन में भी कुछ बच्चियाँ गईं, अब भी गईं, और माशाल्लाह पेरेंट्स बहुत अच्छा बेहतर तरीके से ट्रस्ट करके उनको भेज रहे हैं और उनको बहुत अच्छा फीडबैक है। तो मज़ीद ये है कि जो बच्चे जिनका अभी एडमिशन अभी यहाँ पर नहीं हुआ तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें अब मार्च इनटेक भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उनको जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर लें। मज़ीद आपका एक और क्वेश्चन था कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो इसके लिए बाहर जब भी बच्चा कहीं यूरोप में जाता है, कहीं और चीज़ जाता है, तो मैं इवन बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी भी कोई 8-10 साल यूरोप में गुजरे हैं, तो मैं भी स्टडी के लिए ही गया था। तो मुझे आइडिया है कि किस तरह के प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है और किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, हमें आपके फ़ंड्स की वो उसकी जो फंडिंग हमें शो नहीं करनी, वो उसकी उनकी यूनिवर्सिटीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। हमने यहाँ से जो है ऑनलाइन उसकी वीज़ा अपना इन्विटेशन के लिए अप्लाई कर देना है। एडमिशन जब हो जाएगा तो साथ ही हमने उसका वीज़ा प्रोसेस कर देना है। उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, हमें पासपोर्ट चाहिए सॉरी ID कार्ड चाहिए, उसके गार्डियन का ID कार्ड चाहिए, तस्वीरें चाहिए, और बाकी आपकी जो है डिग्रीज जो एजुकेशनल उसके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपीज़ चाहिए, और उस पर हमारा एडमिशन हो जाएगा और विद इन अ वीक हम उसका वीज़ा प्रोसेस करवा देंगे। और अभी हमारा जो अभी लास्ट बच्चे गए हैं दिसंबर में गए हैं, तो उनका तकरीबन 20 to 25 डेज़ में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उन्होंने फ्लाई कर ली और माशाल्लाह वो अभी अपने सेमेस्टर में बैठे हैं। जमाल साहब हमें बता रहे थे कि इलीगल प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है। मेरी आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने आप को, अपने पैसे को, अपने वालदैन को और किसी चीज़ को भी दाव पे मत लगाइए, अपनी जायदादों को मत दाव पे लगाइए, लीगल काम कीजिए। इलीगल तरीक़ों से बैरून मुल्क जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह ना करे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो जमाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया, और जो व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे तो यकीनी तौर पर उनके इल्म में तो इजाफ़ा होगा, वो आपसे रब्ता भी करेंगे इंशाअल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।